सीरीज नंबर 1 में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। 2024 जनवरी से लेकर के और हम अक्टूबर माह तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2023 के आंकड़े 2024 में सम्मिलित किए जाएंगे। तो आइए शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले बिहार में कुल आरक्षण जो है वह बढ़ करके 75% हो गया है। इससे संबंधित मूल बिंदुओं को हम समझेंगे दोस्तों। अगर बात करेंगे इस संबंध में तो राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण कोटा 60%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सहित से बढ़ा करके 75% करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य बिंदुएं हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उपर्युक्त जो 75% जो आपके पास आरक्षण नीति है उसको किस प्रकार रखने की बातें की गई है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। उपर्युक्त बिंदु से संबंधित आरक्षण इस प्रकार दिए जाने की प्रावधान है। ईबीसी को सबसे अधिक आरक्षण 25% मिलने की बात कही गई है। 20% जो है एससी को मिलेगा, ओबीसी को 18%, ईडब्ल्यूएस को 10% जो कि पीछे से चलता आ रहा है, एसटी को 2%। इस प्रकार से अगर टोटल ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 18 और 2 जाकर के 20 हो जाते हैं, और 20 और 20 40 हो जाते हैं, 40 में 25 जोड़ देते हैं 65 हो जाते हैं, और 65 के बाद 10% ऐड करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का, तो यह कुल मिलाकर के 75% हो जाते हैं। आइए इससे संबंधित मुख्य बातें क्या है जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में यह राज्यों में 50% कोटा का प्रावधान किया गया था। बिहार में जातीय सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी और ईबीसी की आबादी लगभग 63% बताई गई है, जिसके आधार पर बिहार सरकार ने 75% आरक्षण को कानूनी जांच से मुक्त बनाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की है। दोस्तों अब रहेगी बात कि इसे किस अनुसूची में डालने की बात की गई है, तो 9वीं अनुसूची में। आइए देख लेते हैं हमारे संविधान का 9वीं अनुसूची क्या कहता है। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों इस संबंध में अगर देखा जाए कि बिहार सरकार ने जो 75% आरक्षण के प्रावधान रखे हैं वो उसका हाल अभी क्या है। दोस्तों फिलहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। तो आगे बढ़ेंगे अगले बिंदु की तरफ। अगला पॉइंट है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 1992 की हम लोग आंकड़े को देखने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं। कहता है कि यह इस बात की पुष्टि करता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो याद रखेंगे, कह देगा आपके पास प्रश्न कि जो बिहार में 75% आरक्षण जो है वो करने की बात की गई है उसको किस मामले के तहत उसको लागू नहीं करने की बात ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्शाई गई है। इस संबंध में इस बात की पुष्टि करता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 1992 के रिजल्ट के अनुसार कहा गया है। आइए अब देखेंगे बिहार की जातीय आर्थिक सर्वेक्षण का क्या हाल रहेगा 2023 की। 2023-24 में बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें मुख्य बिंदुएं क्या है। बिहार के 1/3 से अधिक परिवार प्रतिदिन लगभग 200 रुपये पर जीवन यापन करता है। यह बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण की आंकड़ा कहती है। इसकी आबादी केवल 7% स्नातक और लगभग 96% के पास कोई वाहन नहीं है। इस प्रकार की बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट कहे जाते हैं। बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक प्रति माह 6,000 या उससे कम पर जीवन यापन करते हैं, जो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के लिए कट ऑफ है। याद रखेंगे तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग कितनी है, 94 लाख। इनके पास प्रति माह मात्र 6,000 या उससे कम रुपए की आमदनी हो पाती है। इस संबंध में दोस्तों याद रखने की जरूरत है कि राज्य में 14% से अधिक लोग कच्चे घरों में रहते हैं, जिनमें से लगभग 15% झोपड़ियों में और अन्य 26% जो लोग हैं वो टीन शेड वाले घरों में रहते हैं। तो राज्य में 14% से अधिक लोग कच्चे घर में रहते हैं और इनमें से 15% झोपड़ी में और 26% लोग टीन के शेड वाले अर्थात जिसको हम और आप करकट का घर कहते हैं उसमें रहा करते हैं। अगर बिहार में देखेंगे तो बिहार में 1.22% लोग काम पर लगे हुए हैं, वहीं पर 0.39% लोग ही राज्य से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं। ये जातीय आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2023-24 के आंकड़े आपके पास प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा और इन बिंदुओं को आप नोट्स के तौर पर आगे बना भी सकते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। अब हम लोग देखेंगे
बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। याद रखेंगे, बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 का नियम क्या कहता है। दोस्तों, कहता है कि बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 पेश किया है। इससे एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 की सफलता के बाद बनाया गया है। यानी कि पहली बात कि आपको ध्यान में रखने हैं कि जो बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति है वह क्यों लागू किया गया। तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो 2021 था वो बहुत ज़्यादा सफल माना गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 पेश किया है। यह नीति संपीड़ित बायोगैस जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयों को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादन के दायरे का विस्तार करती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी 17th के लिए करेंट अफेयर्स 2024 का यह पहला सीरीज होगा। आगे देखते हैं, बिहार में बिजली खपत में तेजी देखी गई है। तो आइए देखेंगे बिहार में बिजली की खपत की तेजी किस प्रकार है। बिहार में बिजली की खपत में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। पिछले 10 वर्षों में 350% की वृद्धि यहां पर पाई गई है। पुणे स्थित एक लाभकारी संगठन जिसका नाम प्रयास है, याद रखेंगे, पुणे में स्थित रहने वाली एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम प्रयास है, उसके द्वारा एक स्टडी में यह बातें सामने आई है कि बिहार में जो बिजली की खपत है वो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 350% की वृद्धि अपने आप में दर्ज की है। प्रयास आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह वृद्धि 2012 में 6 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2022 में 23 बिलियन यूनिट हो गया है। यानी कि बिहार में 2022-12 तक 6 बिलियन यूनिट ही मतलब बिजली उत्पादन खपत हो पाती थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 27 बिलियन यूनिट हो गया है। अब एक मस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा ही विवादित एक प्रश्न है, वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जिसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या कहता है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 13,934.89 करोड़ रुपए की बिजली क्षेत्र योजना शुरू की है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित एक मस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 13,934.89 करोड़ रुपए की बिजली क्षेत्र योजना की शुरुआत किया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2024 के अंत तक राज्य भर के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। तो याद रखेंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर कौन सी कंपनी हमारे पूरे बिहार में लगाने वाली है, उसका नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। याद रखेंगे 2024 तक ये पूरे बिहार में इसने कहा है कि हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा देंगे। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों कि BHPHCL ने बिहार की बिजली आपूर्ति क्षमता को सफलतापूर्वक 700 मेगावाट से बढ़ा करके 7000 मेगावाट से अधिक कर लिया है। यानी कि बिहार के पास जो मेगावाट ये क्षमता थी या आपके पास बिजली का, वो लगभग 700 मेगावाट थी, जिसको 7000 मेगावाट अधिक कर लिया गया है। आइए देख लेते हैं, जापान टूरिज्म एक्सपो में बौद्धिक सर्किट का प्रचार किया गया। याद रखेंगे, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जापान टूरिज्म एक्सपो में बौद्ध सर्किट का प्रचार किया गया। देखेंगे, गत डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने जापान टूरिज्म एक्सपो में राज्य के बौद्ध सर्किट का प्रचार किया है। जब वे उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, उसी समय उन्होंने जापान टूरिज्म एक्सपो में बौद्ध सर्किट का प्रचार किया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान टूरिज्म एक्सपो में बौद्ध सर्किट का प्रचार किसके द्वारा किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। यह बहुत सर्किट जापानी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। दिखाई दे रहा है, उन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए ट्रैवल शो में बिहार पवेलियन का भी उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगली बिंदु है आपके पास बिहार स्पेशल का। श्रम संसाधन विभाग की जिला रैंकिंग में मधुबनी शीर्ष पर उपस्थित है। देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज नंबर 1 आप अभी देख रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग की जिला रैंकिंग में मधुबनी शीर्ष पर रहा। तो देखेंगे श्रम संसाधन विभाग क्या कहता है। श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के जिलों की रैंकिंग जारी कर दी है। विभागीय योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाने में 9 मापदंडों के आधार पर मधुबनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वही नालंदा सबसे निचले पायदान पर है। तो याद रखेंगे, जो भी सरकारी योजनाएं मिलती हैं बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो जिलों में जाती है, तो जिला में सबसे आगे मधुबनी है, जिसने मतलब समय रहते हुए और अधिक मात्रा में इसको लोगों के पास पहुंचाने का काम किया। इस मामले में नालंदा सबसे निचले पायदान पर है। वहीं पर शीर्ष 3 जिलों की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले मधुबनी, उसके बाद दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर आता है। आगे बढ़ेंगे,
अगला पॉइंट है बिहार केसरी पुरस्कार 2023, याद रखेंगे सुर्खियों में रहेगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जरूर देखेंगे। बिहार केसरी पुरस्कार 2023 राज्य की 17 प्रतिष्ठित हस्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार केसरी सम्मान 2023 जो है वह कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया? 17 प्रतिष्ठित हस्तियों को। उनमें से कुछ प्रसिद्ध लोग हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और इसको कौन देता है। यह पुरस्कार बिहार बौद्धिक मंच एवं मध्यकालीन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे बिहार केसरी पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया? पुरस्कार बिहार बौद्धिक मंच एवं मध्यकालीन फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में उनकी विशिष्ट सेवा भावना के लिए प्रदान किया जाता है। तो बिहार केसरी पुरस्कार 2023 या बिहार केसरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीतिक में बेहतर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वे मुख्य प्रमुख हस्तियों के नाम जरूरी हैं जिनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किनको किनको बिहार केसरी पुरस्कार 2023 प्राप्त किया गया है। इनमें से शारदा सिन्हा, डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस और वहीं पर बात करेंगे खान सर को भी प्रमुख हस्तियों में शामिल किया गया है जिन्हें बिहार केसरी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, यह क्यों प्रदान किया जाता है दोस्तों? बिहार केसरी पुरस्कार प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी के नाम से मशहूर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर दी जाती है। इस वर्ष श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के किस जिला से आते थे। अगला देख लेंगे, बिहार एशियन गेम्स 2023 में शैलेश कुमार और प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको हमारा यह सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और क्या इस सीरीज को हमें आगे भी जारी रखना चाहिएगा। जितने भारी मात्रा में कमेंट्स आपके आएंगे उतने ही भारी मात्रा में हम अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे। फर्स्ट सीरीज है, आगे देखते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में शैलेश कुमार और प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। कहता है कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार और हाई जंप इवेंट T63 में तथा शटलर प्रमोद भगत को पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। T63 में जो है शैलेश कुमार को और SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जो है प्रमोद भगत को प्रदान किया गया है। शैलेश जमुई जिला के हैं, वहीं पर अगर प्रमोद की बात किया जाए यानी कि प्रमोद भगत तो ये वैशाली जिला के निवासी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य सरकार ने प्रमोद भगत को 2 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है। याद रखेंगे बिहार राज्य सरकार ने प्रमोद भगत को कितने करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा किया था? 2 करोड़ रुपए की इनाम देने की बात कही गई है। अगला बिंदु है बिहार रग्बी टीम को 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक प्राप्त हुआ है। बिहार रग्बी टीम को 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक। तो बिहार महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय खेलों में चल रही 37वें संस्करण में रजत पदक जीता। फाइनल में बिहार की टीम ने उड़ीसा को 7-12 के अंतर से हराया है। वहीं पर बात करेंगे कि बिहार रग्बी टीम के कोच कौन हैं, तो उनका नाम दुलंजना विजय सिंधे हैं जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो बिहार महिला रग्बी टीम के कोच दुलंजना विजय सिंधे श्रीलंका के निवासी हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला बिंदु है बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट ये बिंदु होगा, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। हालांकि ये 23-24 के आंकड़े हैं इसलिए हम लोग ये जनवरी से लेकर के 2024 के करंट अफेयर्स में शामिल कर रहे हैं। फरवरी और मार्च का वीडियो अगले सेशन में सीरीज नंबर 2 में आपको प्रदान किए जाएंगे। धीरे धीरे करके सभी सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी। बस आप हमें कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा। बिहार कैबिनेट ने 5 साल की अवधि के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति की मंजूरी दी है जिसे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसे दोस्तों याद रखिएगा EV जो है वाहन नीति भी कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी आप इसको जानिएगा। तो कहते हैं कि कैबिनेट मिशन ने 5 सालों की अवधि के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की मंजूरी दी है। 2023 के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रिक वाहन नीति। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि EV इकोसिस्टम विकसित करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य रहेगा।
वहीं पर बात करेंगे कि ईवो ये जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है 2023, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। पहला है कि मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, नवाचार को बढ़ावा देना और वहीं पर पर्यावरण का सुधार करना इसका मुख्य अपनी विशेषता है। इससे क्या हमें प्राप्त होगा, लक्ष्य देखते हैं। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 नीति में 2028 तक राज्य में सभी वाहन पंजीकरणों में 15% ईवी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति 2023 से 2030 तक बिकने वाले तमाम वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य रखता है, जिसे EV 30/30 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, 23 से 30 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य रखता है। इसको EV 30/30 के नाम से जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि राज्य के 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिलों को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कि राज्य में 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बस चलाने की जो है बातें कही गई है। यह किस योजना के तहत आएगा? बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का यह अपना एक अंग है। दुबई में 2023 में जो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे, प्रश्न है कि दुबई में चल रहे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में बिहार के किस नीति का उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का वहां पर उल्लेख किया गया है, जो अपने आप में एक गौरव की बात है। दोस्तों, आगे हम लोग सीरीज नंबर 2 अगले सेशन में देखेंगे। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो में किसी प्रकार की कोई तब्दीली चाहिए, कोई और भी कंटेंट चाहिए, तो आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।